वेलकम टू मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो है तीनों लॉ ऑफ जो मोशन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है मोमेंटम से रिलेटेड एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था और बोला था कि मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पर निकल कर आती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि आपका कोई भी बॉडी है, अगर उस पर कभी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या उस वक्त क्या होगा, आपका जो वहाँ पर टोटल मोमेंटम उस बॉडी का होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप किसी भी बॉडी की सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस बॉडी का क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा, यानी कि वो जो है आपका चेंज नहीं होगा। जितनी वैल्यू उसकी पहले थी उतनी ही वैल्यू उसकी थोड़ी देर बाद भी आपकी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, आपकी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये दो बॉडीज़ का पूरा एक सिस्टम यहाँ पर बन चुका है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर, ये दोनों बॉडी आगे को मूव कर रही हैं और इन दोनों का बाद में जाकर क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, या ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, इंटरेक्ट हो गई। तो उस वक्त क्या होगा, इसके बाद इनकी जो है वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा, इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मासेस तो इनका सेम ही रहेगा, मासेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इनकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये बोलता है कि अगर आप इनका टोटल मोमेंटम देखेंगे वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बॉडी का मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 है। सेम इसी तरीके से ये m1 है और इनिशियली ये m2 है और ये क्या कर रही है, इनिशियली u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पर इन दोनों का क्या हो गया है, कॉलिजन हो गया है। और कॉलिजन के बाद मान लीजिए ये वाली जो आपकी बॉडी है, इसका मास m1 था तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई है, और इसका मास m2 था तो इसकी वेलोसिटी जो है अब यहाँ पर कॉलिजन के बाद v2 हो गई है। तो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि आपका टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। यानी कि मैं बिफोर कॉलिजन अगर देखती हूँ तो मेरा मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, टोटल मोमेंटम इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, इस तरीके से ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका आफ्टर कॉलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल यहाँ पर होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन। आपका क्या होगा, जैसा उनका मोमेंटम पहले था वैसा ही इनका मोमेंटम क्या रहेगा, बाद में रहेगा, चाहे वो इंटरेक्ट हो जाए। When there is no external force acting on it, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से आपको ये समझा रखा है और उसके बाद हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू इसका क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, मैंने एक बॉडी ए ले रखी है, एक बॉडी बी ले रखी है। इस बॉडी ए का जो मास है वो है एम ए और बॉडी बी का जो मास है वो है एम बी, ठीक है। और इनिशियली जो ये बॉडी ए है ये इनिशियल वेलोसिटी यू ए से मूव कर रही है, और जो आपकी बॉडी बी है वो इनिशियल वेलोसिटी यू बी से यहाँ पर मूव कर रही है। कॉलिजन में क्या हुआ, आपका इस बॉडी ने, मतलब ए वाली बॉडी ने बी पे आपका फोर्स अप्लाई करा और बी वाली बॉडी ने ए पे आपका क्या करा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से आगे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग गए। इसका मास ma है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बाद में v1 हो जाएगी, और जो b वाली बॉडी यानी कि जिसका मास mb था उसकी जो है वेलोसिटी बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसे vb कर लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बोलती हूँ तो मेरा क्या आएगा, ma ua प्लस ma ub, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या आएगा, ma va प्लस ma vb। अब मैं जो है इसका यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम जो कंजर्व रह रहा है, इस कंजर्वेशन लॉ का मैं यहाँ पे जो है आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। तो न्यूटन्स का अगर आपको थर्ड लॉ ध्यान होगा तो वो बोलता था कि अगर कोई बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी भी उस पर इक्वल फोर्स लगाएगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और मैंने आपको बताया था कि आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला क्या है, ए पे लगने वाला फोर्स बी के वजह से किसके बराबर होगा, बी पे लगने वाला फोर्स ए के वजह से, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन
टी। इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और ये क्या है, t आपका टाइम है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर एफ ए बी निकालती हूँ, यानी कि ए पे लगने वाला फोर्स निकालती हूँ, तो वो क्या होगा आपका एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इस तरीके से आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से मैं एफ बी ए निकालती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा आपका एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, इस तरीके से ये निकल कर आ जाएगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो आपका क्या आया, एम ए, यह आया आपका एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, इस तरीके से ये आया। और इधर देखिए आपका ये क्या आ रखा है, माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या निकल कर आया, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। आपने एम ए की अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी, और इसमें आपका क्या आया, माइनस आपने इसको भी अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, इस तरीके से आपका ये यहाँ पर निकल कर आ गया। अब देखिए, इसमें अगर आगे को करना है तो मैं क्या करूँगी, इस माइनस को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो है माइनस का बन जाएगा, तो इधर लाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो है आपका इधर माइनस का है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ देखिए आगे आपका कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी वी यू बी, इस तरीके से आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब इन दोनों को मैंने इस वाली जगह को, जो यहाँ पर अभी राइट हैंड साइड में है, मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए, इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या बोल रहा है, ये वाला क्या निकाला था हमने, देखा था ये था टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और ये क्या था आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो इससे ये क्या हो गया आपका, ये लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया है। अब जो है हम इसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे एप्लीकेबल होता है डेली लाइफ में। देखिए, आपने रिकॉइल ऑफ गन मैंने आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग समझाई थी, यहाँ पर यही चीज़ आपको मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ क्या है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक गन है, ठीक है। यहाँ से जब आपने बुलेट निकाली, तो बुलेट निकालने से पहले ये क्या है, अभी पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो v यहाँ पर क्या है, जीरो है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम होगा इस बुलेट का प्लस इस गन का, वो कितना होगा, जीरो होगा। और जैसे ही ये क्या हुई आपकी बुलेट फायरिंग के बाद आपकी निकली, तो इस बुलेट ने क्या कर ली, यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर ली। तो इसमें क्या होगा, आपका मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाना चाहिए। तो फायरिंग के बाद अगर आपका इसमें मोमेंटम आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपका ये जो गन है ये क्या करती है, पीछे को मोमेंटम आपका देती है। इसकी जो है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका क्या होता है, मास कम होता है। इसका जो है मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होता है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट आपको क्या करता है, इधर देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या करती है, एक वेलोसिटी पीछे रिकॉइल वेलोसिटी से आपका क्या करती है, पीछे को मूव करती है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी आप क्या करते हैं, फायरिंग कर रहे होते हैं या गन चला रहे होते हैं, तो गन को अपने क्या करना होता है, शोल्डर से चिपका के रखना होता है। उससे क्या होता है, आपका मोमेंटम आपकी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन को इसके थ्रू समझा सकते हैं। सेम यही चीज़ आप रॉकेट प्रपल्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका गैसेस नीचे को निकलती हैं, इनिशियली आपका क्या है, ये किस में है, सिस्टम मोमेंटम जीरो में है। जब आपका गैसेस क्या करती है, नीचे को निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पर आपका उसमें मोमेंटम आ जाता है, और जो वो है जो आपका रॉकेट है वो ऊपर को मूव करने लग जाता है। और इसमें आपका एक चीज़ और है कि जैसे जैसे ये गैसेस यहाँ पर यूज़ होते जाती हैं, इस पूरे सिस्टम का क्या होता है, मास कम होता जाता है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपका इस रॉकेट का क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ते जाती है। यानी कि रॉकेट क्या होता है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन आपको देखने को मिलता है। इधर देखिए, ये है रिकॉइलिंग ऑफ गन में। बिफोर फायरिंग द बुलेट एंड गन
is at rest. So total momentum before collision is 0. When bullet leaves with high velocity, it gains linear momentum. Since no external force is acting on gun or bullet, its momentum after firing should also be 0. Thus to conserve linear momentum, the gun has linear momentum in backward direction and has recoil velocity. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉइल ऑफ गन यहाँ पर समझा सकते हैं.